विद्यार्थियों, आज हम लेने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र विषय की इकाई 14, जिसका शीर्षक है पर्यावरणीय रसायन। ठीक है। वैसे तो यह शीर्षक विभिन्न कक्षाओं से संबंधित है, पर हम यहाँ मूलतः कक्षा 11वीं का जो पाठ्यक्रम है उसे आधार बनाकर बात करने जा रहे हैं। तो पर्यावरणीय रसायन पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और आसान सी चीज है, नाम में ही लिखा हुआ है पर्यावरण, अर्थात परे आवरण। ठीक है। तो सामान्य रूप से हमें चारों ओर से जो परिवेश घेर कर रखता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। सामान्य रूप से हमारे चारों ओर का वह परिवेश जिसमें मनुष्य तथा अन्य जीवधारी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ठीक। अब जो पर्यावरण है इसे मूलतः 4 घटकों से बना हुआ माना जाता है। मतलब इसमें मुख्यतः 4 घटक होते हैं। हम इन चारों घटकों की संक्षेप में एक एक करके बात करेंगे। पहला घटक है वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। नाम में ही है वायु। तो ये जो मंडल है ये विभिन्न गैसों का आवरण है। ठीक है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा भी करता है। यहाँ का जो तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक। अब वायुमंडल के जो विभिन्न घटक हैं इनको हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांटकर रख सकते हैं। पहला है मुख्य घटक, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प आते हैं। दूसरा गौण घटक, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तीसरा है सूक्ष्म घटक, जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनान, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, SO2, NO, NO2, NH3, O3 और HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड आदि गैसें आती हैं। ठीक है। तो वायुमंडल के जो घटक हैं वो मुख्यतः 3 वर्गों में बांटे जाते हैं, जिनको मुख्य घटक, गौण घटक और सूक्ष्म घटक कहते हैं। मुख्य घटक जो सबसे अधिक मात्रा में हैं और सबसे ज्यादा हमारे लिए मुख्य हैं, दोनों चीजें हैं। और सूक्ष्म घटक जो वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। अगला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये वायुमंडल के जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल को हम पुनः 4 मुख्य क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला क्षेत्र है वायुमंडल का क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। यह जो है पृथ्वी की सतह से लेकर 10 किलोमीटर ऊंचाई तक का, लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र होता है। वायुमंडल की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग इसी के अंतर्गत आता है और इसी में मनुष्य तथा जो दूसरे जीव हैं वो निवास करते हैं, रहते हैं। इसमें O2, N2, CO2, H2O तथा वाष्प मुख्य रूप से पाए जाते हैं और यहाँ का तापमान 15 से 56 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वायुमंडल का दूसरा मुख्य क्षेत्र है समताप मंडल। समताप मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई
या आप कह सकते हैं मोटाई 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसका तापमान 56 से -2 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तनशील होता है। इसमें N2, O2, O3 और ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं। इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है या परावर्तित करके पुनः उन्हें अंतरिक्ष में भेज देती है। इस प्रकार यह जीवितों की सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद वायुमंडल का तीसरा क्षेत्र है मध्य मंडल। यह जो क्षेत्र है पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। यहाँ का तापमान -2 से -92 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और चूंकि इसमें आयंस पाए जाते हैं इसलिए इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। मध्यमंडल अर्थात मेसोस्फीयर को आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में सभी जो गैसें हैं वो क्योंकि आयनिक अवस्था में रहती हैं और यहाँ पर आयनिक अवस्था में गैसें मुख्यतः इस प्रकार से क्रिया करती हैं। ऑक्सीजन धनायन से क्रिया करके ऑक्सीजन धनायन बनाता है और परमाणुीय ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन धनावेशित परमाणु नाइट्रोजन से क्रिया करके NO धनायन बनाता है और नाइट्रोजन परमाणु को मुक्त करता है। N2 धनावेशित अणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O2 धनायन बनाता है और नाइट्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो मध्य मंडल में ये क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। और वायुमंडल का चौथा क्षेत्र है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की मोटाई लगभग 90 किलोमीटर से 90 से लेकर के 500 किलोमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में -92 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक ताप होता है। 500 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद जो वायु है वो लगभग नगण्य हो जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र में सभी गैसें आयनिक अवस्था में होती हैं, तो यहां भी मध्य मंडल के जैसे अभी हमने मध्य मंडल में आयनिक क्रियाएं देखी ये हैं, इसी प्रकार से क्रियाएं होती हैं और यहां भी विभिन्न प्रकार की आयनिक प्रजातियां स्पीशीज मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रहे थर्मोस्फियर के बाद का जितना भी क्षेत्र बचता है उस सभी को बाह्य मंडल भी सामान्यतः कह दिया जाता है। उसके बाद हमारे पर्यावरण का पहला क्षेत्र जिसे हम बात कर रहे थे वो क्या था? वायुमंडल। अब दूसरा क्षेत्र है जलमंडल। जलमंडल पर्यावरण का वो भाग है जो जलमग्न रहता है, मतलब जल में डूबा रहता है, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, झील हो, तालाब हो आदि। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 75% भाग जलमंडल ही है, मतलब जल से घिरा रहता है। तीसरा पर्यावरण का तीसरा मुख्य घटक है स्थल मंडल। ये जो है पहाड़, चट्टान, भूमि आदि के रूप में पृथ्वी का ठोस घटक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में चट्टानों की धूल तथा कार्बनिक द्रव्य होता है और इसी कार्बनिक द्रव्य को हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी किसे कहते हैं? चट्टानों की धूल तथा कार्बनिक द्रव्य का मिश्रण ही मिट्टी कहलाता है। चौथा भाग है वातावरण का, पर्यावरण का, जीवमंडल। यह स्थल मंडल का, जल मंडल का वो भाग है जहां सजीव रहते हैं और परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, बहुत सिंपल सी चीज है। पर्यावरण का अर्थ है
हमें हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण। इस पर्यावरण को चार मुख्य घटकों से बना हुआ माना जाता है: वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल। वायुमंडल को मुख्यतः चार क्षेत्रों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर। क्षोभ मंडल जहां हम, आप और दूसरे जीव निवास करते हैं। उसके ऊपर का क्षेत्र समताप मंडल, इसमें ओजोन परत जैसी महत्वपूर्ण गैसों की परत पाई जाती है। ठीक है। और ये जो वायुमंडल है, इसके घटकों को तीन भागों में बांटा जाता है: मुख्य घटक, गौण घटक और सूक्ष्म घटक। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम इसको जारी रखेंगे अपने अगली क्लास में।